गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन राजस्थान जीके पढ़ेंगे, जिसमें आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के। इसमें राजस्थान जीके आएगी तो अपने राजस्थान का परिचय जरूर पढ़ना है। तो अपन राजस्थान का परिचय पढ़ लिए और राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ लिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, राजस्थान परिचय का और राजस्थान के भौतिक स्वरूप का। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। तो ये राजस्थान की जलवायु अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जलवायु किससे कहते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जलवायु किससे कहते हैं। जैसे कि किसी स्थान विशेष में दीर्घकालीन वायु की अवस्था होती है, उसे जलवायु कहते हैं। जैसे कि मौसम होता है, तो ये मौसम वायुमंडल में अचानक परिवर्तन होता है, ये अस्थायी परिवर्तन को मौसम कहते हैं। और जो मौसम परिवर्तन नहीं होता, कई वर्षों तक एक जैसा रहता है, उसे जलवायु कहते हैं। मौसम तो एक दिन में अनेक बार बदल जाता है, जबकि जलवायु अनेक वर्षों तक रहती है। मौसम गतिशील होता है और परिवर्तनशील होता है, जबकि जलवायु गतिशील भी नहीं होती है और परिवर्तनशील भी नहीं रहती है, वो दीर्घकालीन वायु की अवस्था तक बनी रहती है। तो जलवायु आपके समझ में आ गई। जलवायु और मौसम क्या होता है। मौसम दिन में 10 बार चेंज हो जाता है, जबकि जलवायु नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेते कि विश्व में सर्वप्रथम जलवायु का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। अब पूरे विश्व में सबसे पहले जलवायु का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। तो एक अरबी यात्री थे हिप्पोटस, उसके द्वारा सबसे पहले जलवायु का निर्धारण किया गया था। कौन था? अरबी यात्री थे हिप्पोटस, उनके द्वारा जलवायु का निर्धारण किया गया था विश्व में। अब बात करें भारत की, तो भारत में सर्वप्रथम जलवायु का निर्धारण किसने किया था। ये भी अरबी यात्री था, अलमसूदी। ये भी अरबी यात्री था, और विश्व में जो जलवायु का निर्धारण किया था वो भी अरबी यात्री था, बट ये दोनों अलग अलग है। वो तो हिप्पोटस थे, ये अलमसूदी थे। नेक्स्ट अपन बात करें तो मानसून की। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मानसून की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो ये मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवन की दिशा या पवन की दशा। तो इसको अपन समझते हैं। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ये यहाँ पे समुंदर है, तो समुंदर से इधर हवा आएगी, तो इधर से हवा आएगी तो समुद्र का वायुदाब उच्च है, मतलब वायुदाब उच्च है तो तापमान भी अधिक रहेगा वहाँ पे। जहाँ पे वायुदाब अधिक है तो वहाँ पे तापमान कम रहेगा। और जैसे ये स्थल की तरफ हवा आएगी तो यहाँ पे वायुदाब निम्न रहेगा, मतलब वायुदाब कम रहेगा। तो जहाँ पे वायुदाब कम रहेगा तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि समुद्र तल से इधर स्थल की तरफ हवा आएगी तो यहाँ पे समुद्र के पास में वायुदाब उच्च होगा, वायुदाब उच्च होगा तो तापमान कम रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पे स्थल की तरफ ये हवा आएगी तो वहाँ पे वायुदाब निम्न है, तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा रहेगा। अब आपको समझ में आ गया कि मानसून किसे कहते हैं। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, और अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। मौसमी शब्द का अर्थ है पवन की दिशा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं कि मानसून की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अपनी राजस्थान की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट कारक है अक्षांशीय स्थिति। क्या है? अक्षांशीय स्थिति, ये सबसे फर्स्ट कारक है प्रभावित करने वाला। अब इसकी अपन बात करें तो जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, तो इधर ऊपर तो कौन सी दिशा रहेगी? उत्तर दिशा। नीचे रहेगी दक्षिणी दिशा, इधर रहेगी पश्चिमी दिशा, और इधर रहेगी पूर्वी दिशा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यह है अपनी भूमध्य रेखा, जिसे अपन विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे ही विषुवत रेखा कहते हैं। कि वह अल्पकालीन रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा दोनों तरफ। अब यहाँ पे अपन बात करें, जैसे कि यह भूमध्य रेखा अपनी विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे 21 मार्च को आपको ये ऋतु याद रखनी है। 21 मार्च को कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। तो 21 मार्च को सूर्य अपना सूर्य है,
तो 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ता है। क्या पड़ता है कि 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ता है, मतलब विषुवत रेखा पर पड़ता है। तो यहाँ पे सीधा प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे तापमान अधिक होगा, तो यहाँ की जलवायु उष्ण जलवायु होगी, मतलब यहाँ पे जलवायु अधिक होगी। जैसे कि 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में यहाँ तक 23.5 डिग्री तक उष्ण जलवायु रहेगी और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उष्ण जलवायु रहेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब 21 मार्च के बाद में आता है, 21 मार्च से आप 3 महीने ज़्यादा गिनो तो 21 मार्च के 3 महीने बाद में आता है 21 जून। क्या आती है? 21 जून। 21 जून में ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो 21 जून में ये सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश में चमकता है कर्क रेखा पर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा स्थित है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा कौन सी दिशा में स्थित है, कौन से अक्षांश में स्थित है। ऑप्शन आएंगे अपने उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश या उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्क रेखा स्थित है वह उत्तरी अक्षांश में स्थित है और मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। या इनकी डिग्री पूछ ले तो ये तो 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा स्थित है और ये 23.5 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा स्थित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा स्थित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब 23.5 डिग्री 21 जून को यहाँ पे कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश चमकता है 21 जून को। उसके बाद में ये वापस 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकता है और 23 सितंबर में शरद ऋतु रहती है और उसके बाद में ये 22 दिसंबर को, जैसे कि आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जहाँ पे मकर रेखा है वहाँ पे चमकता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन से दिन और रात बराबर होती है। तो आपके ये भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश कब कब पड़ता है? एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। तो 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन भी और रात दोनों बराबर होते हैं, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च में बसंत ऋतु रहती है और सितंबर में शरद ऋतु रहती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 21 मार्च से 3 महीने अधिक गिनो 21 जून के अलावा 3 महीने गिनो, फिर 23 सितंबर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद 22 दिसंबर। तो ये आप इनका क्रम याद रखिए। 21 मार्च के बाद में 21 जून, फिर 23 सितंबर, फिर 22 दिसंबर। तो इनकी ये ऋतु है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि 21 जून को कौन सी ऋतु रहती है, तो ऑप्शन राइट आंसर होगा अपना ग्रीष्म ऋतु। 23 सितंबर को शरद ऋतु और 22 दिसंबर को शीत ऋतु और 21 मार्च को बसंत ऋतु रहती है। इन ऋतुओं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अपन आगे इनको डिटेल से पढ़ते हैं, जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य चमकता है, इसको अपन डिटेल से अब पढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। जैसे कि अपन ये बात करें तो ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ पे ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है, इधर ये पश्चिम दिशा है और इधर ये पूर्वी दिशा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब अपन पढ़ते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा स्थित है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा स्थित है। अब ये उत्तरी अक्षांश ऊपर होगा और दक्षिणी अक्षांश नीचे होगा। तो नीचे मकर रेखा स्थित है और ऊपर कर्क रेखा स्थित है, मतलब ऊपर उत्तरी गोलार्ध रहेगा और ऊपर कर्क रेखा स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्या पहले आता है और मैं बाद में आता है, तो इसलिए ऊपर कर्क रेखा स्थित होती है और मकर रेखा नीचे स्थित होती है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा में से क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे 21 जून को ग्रीष्म ऋतु में सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर।
कब चमकता है? 21 जून को ग्रीष्म ऋतु में। अब यहाँ पे पढ़ेगी 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत डालती हैं, फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो वहां पे दिन तो बड़ा होगा और रात छोटी होगी और ग्रीष्म ऋतु होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर प्रकाश डालेगा तो वहां पे उत्तरी गोलार्ध में दिन तो बड़ा और रात छोटी होगी और ग्रीष्म ऋतु होंगे। यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अपन पढ़े तो जैसे कि है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी अर्थात बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ गांव से होकर गुजरती है। मतलब बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले का भी एक गांव है कुशलगढ़, वहां से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए 21 जून को बांसवाड़ा में सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। 21 जून को कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बांसवाड़ा में सूर्य सीधा कब चमकता है, 21 जून को या 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को या 21 मार्च को। तो 21 जून को सूर्य का प्रकाश बांसवाड़ा में सीधा चमकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वापस पढ़ लेते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी अर्थात बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के मध्य होकर गुजरती है। इसलिए 21 जून को बांसवाड़ा में सूर्य सीधा चमकता है। नेक्स्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में सबसे गर्म जिला कौन सा है। गर्मियों में गर्म जिला चूरू है। अगर पूछे एग्जाम में क्वेश्चन एक ही, राजस्थान का सबसे सर्दियों में ठंडा जिला कौन सा है, तो सर्दियों में ठंडा जिला चूरू और गर्मियों में जिला पूछे तो चूरू। ये बात आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, तो ये जोधपुर में एक फलोदी स्थान है, वहाँ सबसे गर्म स्थल है। तो सबसे गर्म स्थल फलोदी में है और सबसे गर्म जिला चूरू में है। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सबसे आर्द्र गर्मियों में स्थान कौन सा है, मतलब गर्मियों में सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है, तो वो है सिरोही जिले का माउंट आबू। सिरोही जिले का माउंट आबू गर्मियों में यह सबसे ठंडा रहता है, इसीलिए इस माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपके एग्जाम में कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो सिरोही जिले का माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का गर्मियों में सर्वाधिक दैनिक तापांतरिक वाला जिला कौन सा है। तापांतर वाला जिला पूछ ले या फिर शुष्क जिला पूछ ले तो वो है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। ऑप्शन आपको जैसलमेर के अलावा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर मिलेंगे, तो आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में गर्मियों में सर्वाधिक लू भरी आंधियां चलती है, उसे मतलब राजस्थान में गर्मियों में सबसे ज्यादा लू भरी आंधियां कहाँ पे चलती है, तो सबसे ऊपर कौन सा जिला स्थित अपना? गंगानगर। तो वहां पे सबसे ज्यादा लू भरी आंधियां चलती है, कहाँ पे चलती है? गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पश्चिमी रेगिस्तान में चलने वाले गर्म हवाओं को क्या कहते हैं। पश्चिम रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि गर्मियों में राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में अरब सागरीय से चक्रवात के कारण तेज हवाओं के साथ चक्रवाती वर्षा होती है। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि चक्रवाती वर्षा कौन सी दिशा में होती है। आपके पास ऑप्शन आएगा उत्तर पूर्वी दिशा या दक्षिणी पूर्वी दिशा या फिर उत्तर पश्चिमी दिशा या फिर दक्षिणी पश्चिमी दिशा। तो चक्रवाती वर्षा आपके दक्षिणी पश्चिमी दिशा में होती है अरब सागरीय चक्रवात के कारण। किसके कारण होता है? अरब सागरीय चक्रवात के कारण ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा में चक्रवाती वर्षा होती है। ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चक्रवाती वर्षा किस दिशा में होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा में चक्रवाती वर्षा होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, तो आर्द्र जिला है झालावाड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पश्चिम भाग कैसा है, ये शुष्क है, अर्ध शुष्क है, तो ये राजस्थान का जो पश्चिम भाग है वो शुष्क प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक मानसून कहाँ पे हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी शाखा से सर्वाधिक मानसून होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे अपनी कर्क रेखा पूरी हो गई। अब अपन मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। फिर से अपनी वही पृथ्वी है, ये यहाँ पे
ये क्या है, पृथ्वी। ये भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। तो मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश 22 दिसंबर को पड़ता है, और कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश 21 जून को पड़ता है। यहाँ पे 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ता है, तो वहाँ का दिन बड़ा और रात छोटी होगी। अब यहाँ पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ेगा, तो यहाँ का दिन बड़ा और रात छोटी होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 21 जून को तो कर्क रेखा का, जैसे कि 21 जून पे सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है 21 जून को, तो इधर यहाँ पे दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। तो ये 21 जून को सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, तो 23 सितंबर को यहाँ पे दिन छोटे और रात बड़ी होगी। वहाँ पे दिन बड़े हैं तो यहाँ पे दिन छोटे रहेंगे। अब 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ेगा, तो वहाँ पे दिन छोटे हो जाएंगे, यहाँ पे दिन बड़े हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन ये पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो यहाँ पे है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंब डालती हैं, फलस्वरूप पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है और शीत ऋतु होती है। दिन तो छोटा होता है, रात बड़ी होती है और शीत ऋतु होती है। जैसे कि सर्दियों में देखते हैं अपन, सर्दियों में दिन तो छोटा होता है, दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है, बट रात बहुत लंबी होती है। और सर्दियों में, मतलब शीत ऋतु में, सर्दियों में दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप जैसे कि राजस्थान का परिचय नहीं पढ़े तो राजस्थान का परिचय जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। राजस्थान का परिचय और राजस्थान के भौतिक स्वरूप, अगर वो वीडियो नहीं पढ़े तो वो जरूर देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि उनको आप पढ़ेंगे जब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे 22 दिसंबर को राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर को राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पे पड़ती है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है कि 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें तिरछी कहाँ पे पड़ती है, तो ये श्रीगंगानगर में पड़ती है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे चमकेगा। ये 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे चमकेगा, तो ये तिरछी किरणें तो यहाँ पे पड़ेगी ना गंगानगर में, तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ेगी। अगर 21 जून को सूर्य वहाँ पे चमकता है कर्क रेखा पे 21 जून को, तो तिरछी रेखा इधर पड़ेगी बांसवाड़ा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा तिरछी रेखा कहाँ पे पड़ती है, तो वो पड़ती है, जैसे कर्क रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ पे है श्रीगंगानगर में तिरछी रेखा पड़ती है। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्दियों में राजस्थान का ठंडा जिला कौन सा है, तो सर्दियों में राजस्थान का ठंडा जिला है, कौन सा जिला है, चूरू। सर्दियों में सबसे ठंडा जिला चूरू, और अगर गर्मियों में सबसे गर्म जिला पूछे तो वो भी चूरू। सर्दियों में ठंडा जिला चूरू और गर्मियों में गर्म जिला चूरू। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्दियों में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ सका है कि बहुत मोस्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि माउट वर्षा कहाँ से होती है, तो ये माउट वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। ये आप ओल्ड पेपर उठा के देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से अपन आप देखिएगा। राजस्थान जीके में माउंट के बारे में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्दियों में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो राजस्थान की जलवायु की विशेषता की अपन बात करते हैं। जैसे कि वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम की तरफ घटती है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि वर्षा की मात्रा कौन सी दिशा से घटती है, तो यह है आपकी, जैसे कि यह दिशा है तो दक्षिणी पूर्वी से पूर्वी उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, मतलब दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि वर्षा की अधिकांशिक मात्रा कौन सी दिशा से होती है, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सी दिशा से होती है, तो ये इस दिशा से होती है। इस दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है कि कौन सी दिशा से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।